तो हेलो एवरीवन। आज हमारी ये हिस्ट्री की क्लास आधुनिक भारत हम पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत की क्लास में हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो सभी अपना साथ बनाए रखें, अपना क्लास को डेली देखते रहें, पढ़ते रहें, अपनी पढ़ाई जारी रखें, कंटिन्यू रखें। एग्ज़ाम की तैयारी धीरे धीरे करके होती है, एग्ज़ाम के टाइम पर नहीं होती, इसलिए ना तैयारी हमेशा अपनी मजबूत बनाकर ही रखनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कल हमने देखा था मराठा राजसंघ का पूरा कंप्लीट टॉपिक कर लिया था हमने। क्वेश्चन वाइज MCQ कर रहे हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। तो आधुनिक भारत के इतिहास में हम देखेंगे पंजाब, अवध एवं मैसूर। पंजाब, अवध एवं मैसूर किसका शासन हुआ, कैसे अंग्रेज़ों ने अपना शासन, अपनी स्थापना कैसे बढ़ाया, कैसे शासन किया, कैसे पंजाब को जीता, कैसे अवध एवं मैसूर को अपने साथ मिलाया एवं जीता। तो चलो पढ़ते हैं, देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन आपका हो जाएगा शहादत खान, बुरहान उल मुल्क, ऑप्शन बी सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी आसफ जहां, ऑप्शन डी बहादुर शाह। तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा शहादत खान। क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका शहादत खान, बुरहान उल मुल्क हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं, डिटेल में जानते हैं कि बहादुर शाह मोहब्बत ने शहादत खान बुरहान उल मुल्क को अवध का सूबेदार नियुक्त किया। किसको अवध का सूबेदार नियुक्त किया? तो जो बहादुर शाह मोहब्बत है, बहादुर शाह मोहब्बत ने किसको, शहादत अली खान को, बुरहान उल मुल्क को अवध का क्या सूबेदार नियुक्त किया। अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना की तथा फैजाबाद वर्तमान में जो अयोध्या है, यानी जो फैजाबाद है वर्तमान में अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। किसने? बादशाह मोहब्बत ने। उसने कई कर एवं सैनिक सुधार भी लागू किए, जिसके कारण अवध आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गया। क्या हो गया? अवध शक्तिशाली रूप से, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से शक्तिशाली हो गया। बादशाह मोहब्बत शाह ने शहादत अली खान को क्या किया? अवध का सूबेदार नियुक्त किया। इस अवध में स्वायत्त राज्य की स्थापना की। फैजाबाद से वर्तमान में जो अयोध्या है उसको अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। उसने कई कर एवं सैनिक सुधार किए। आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से शक्तिशाली क्या हो गया? अवध शक्तिशाली हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक था? तो ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन बी शहादत अली खान, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन डी शुजाउद्दीन। तो अभी हमने पढ़ा शहादत अली खान कौन थे? ये स्वतंत्र अवध प्रांत का संस्थापक थे। अभी हमने पढ़ा ना सवाल, ये जो बादशाह मोहब्बत शाह ने शहादत खान को क्या अवध का नवाब सूबेदार नियुक्त किया, और शहादत अली खान ने ही स्वतंत्र अवध की क्या की संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। आगे देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3 पर। 3 क्वेश्चन बोल रहा है कि अधोलिखित में कौन स्वतंत्र अवध राज्य का संस्थापक था? अभी हमने यही वाला क्वेश्चन पढ़ा। ऑप्शन ए मुर्शीद कुली खान, ऑप्शन बी शहादत अली खान, ऑप्शन सी फर्रुखसियर, ऑप्शन सी शुजाउद्दीन। तो ये सारे क्वेश्चन, जो ऊपर वाला क्वेश्चन यही था सेम टू सेम जो UPPGT परीक्षा 2016 में आया था। और ये UPGIC ये प्रवक्ता 2009 और 2012 में, ये तीनों में क्वेश्चन आया हुआ। तो सबको अब पता है, याद रखना। अवध स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन थे? शहादत अली खान थे।
अब अगला क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय वहाँ का नवाब कौन था। जब अवध का अंग्रेजी राज में विलय किया गया उस समय वहाँ का नवाब कौन था। ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन बी सफदरजंग, ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। तो ये ऑप्शन आपका वाजिद अली शाह हो जाएगा। अब थोड़ा वाजिद अली शाह के बारे में देखते हैं। तो कह रहा है कि अवध के अंग्रेजी राज में विलय के समय वहाँ का जो नवाब था कौन था, वाजिद अली शाह, जो 1847 से 1856 ईस्वी तक रहा। यह अवध का अंतिम नवाब था। वाजिद अली शाह अवध का अंतिम नवाब था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लेते हैं कि लॉर्ड डलहौजी ने 1854 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का क्या आरोप लगाया और अवध को 1856 में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया, मिला लिया। आगे देखते हैं, आगे कुछ जान लेते इसके बारे में। तो आगे कह रहा है कि बेलजली ये है बेलजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला अवध का नवाब कौन था। शहादत अली खान था। जो सहायक संधि बेलजली के साथ हुई थी, अंग्रेजों और मुगलों के साथ जो हुई थी वो थी उस समय अवध का जो नवाब था शहादत अली खान था, जिसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। अवध का नवाब आसुफदौला ने 1784 ईस्वी में लखनऊ में इमाम बाड़ा का निर्माण करवाया। किसने इमाम बाड़े का निर्माण करवाया, तो ये 1784 में लखनऊ में जो नवाब का आसुफदौला था उसने इमाम बाड़े का लखनऊ में क्या क्या निर्माण करवाया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 है, अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किस नीति से हुआ था। जो अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में हुआ था वो किस नीति से हुआ था। ऑप्शन ए व्यापक नीति द्वारा, ऑप्शन बी युद्ध द्वारा, ऑप्शन सी सहायक संधि की नीति के द्वारा, ऑप्शन डी कुशासित राज्य की घोषणा करके। तो ये हुआ था कुशासन के आरोप को लगाकर घोषणा की गई थी अवध को अपने उसमें अंग्रेजी राज्य में विलय करने की। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में, क्वेश्चन नंबर 6 है, और निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था। ऑप्शन ए शहादत अली, ऑप्शन बी नसीरुद्दीन, ऑप्शन सी नसीरुद्दौला, ऑप्शन डी वाजिद अली शाह। तो जो उसका क्या कहते हैं अवध का जो अंतिम नवाब था वो था वाजिद अली शाह। बंगाल उसका अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा कि अवध का अंतिम नवाब था, अभी हमने देखा कौन था, वाजिद अली शाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवध राज का अंतिम नवाब अभी हमने देखा कौन था, वाजिद अली शाह। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। 9 कह रहा है कि 9 क्वेश्चन बोल रहा है कि दीवान का पद अवध राज में किस परिवार के पास रहा। जो दीवान का पद था जो अवध राज में किस परिवार के पास रहा। ऑप्शन ए महेंद्र राय एक राजपूत, ऑप्शन बी नीलकंठ नागर का एक गुजराती ब्राह्मण के पास था, ऑप्शन सी किन्नावल राय एक कायस्थ था, ऑप्शन डी आत्माराम एक पंजाबी खत्री था। तो जो दीवान का पद था वो नीलकंठ नगर का एक क्या था, गुजराती ब्राह्मण था जिसके पास था दीवान का पद। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। चलो तो आगे देखते हैं कि जो अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक अभी हमने देखा कौन था, शहादत खान बुरहान मुल्क था जो अवध का संस्थापक था। उसने फैजाबाद को अपनी क्या बनाया, राजधानी बनाया। वह 1720 से 22 ईस्वी तक आगरा का गवर्नर रहा। कब से, 1720 से 1722 तक अवध का गवर्नर रहा, जिसका शासन
उसने अपने नायब नीलकंठ नगर के द्वारा चलाया। जो दीवान का पद नीलकंठ नगर के जो एक गुजराती ब्राह्मण था उसके पास उसने चलाया। उसके बाद वंशज भी अवध के दीवान रहे। उसके बाद वंशज भी अवध के दीवान रहे। जो उसके वंशज थे वो भी इसी दीवान के पद पर है। अब आगे महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। आसिफउद्दौला ने अपनी राजधानी फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। जो आसिफउद्दौला था उसने अपनी राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित कर दी। आसिफउद्दौला ने 1784 में मुहर्रम मनाने के लिए लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया। जो मुहर्रम मनाते हैं लखनऊ में जो इमामबाड़ा है उसका आसिफउद्दौला ने निर्माण करवाया था। किस सन में? 1784 में। 1784 में आसिफउद्दौला ने लखनऊ में इमामबाड़े का निर्माण करवाया। फिर वाजिद अली शाह जो बंगाल का अवध का अंतिम नवाब था। अगर पूछा क्वेश्चन में आ जाए, पूछ ले कि वाजिद अली शाह नहीं अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो वो था वाजिद अली शाह। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहम्मद शाह ने 1748 में सफदरजंग को किस पद पर नियुक्त किया? ऑप्शन ए साम्राज्य का वजीर, ऑप्शन बी अवध का सूबेदार, ऑप्शन सी मीर बख्शी, ऑप्शन डी सूबा बिहार का दीवान। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए साम्राज्य का वजीर। मोहम्मद शाह ने 1748 में जो सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर नियुक्त किया था। साम्राज्य का यानी पद का, ये साम्राज्य का जो वजीर होता है उसका पद पर नियुक्त किया था सफदरजंग को। अब आगे देखते हैं। इसके थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि सम्राट मोहम्मद शाह ने एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त किया। क्या किया सम्राट मोहम्मद शाह ने? अभी पढ़ा ना कि एक फरमान द्वारा सफदरजंग को अवध का नवाब नियुक्त कर दिया। नियुक्त करने के बाद फिर है कि 1748 में सम्राट मोहम्मद शाह ने अपना वजीर नियुक्त किया तथा इलाहाबाद प्रांत दे दिया। किसको इलाहाबाद प्रांत दे दिया? सफदरजंग को मोहम्मद शाह ने इलाहाबाद प्रांत दे दिया। इस कारण उसके उत्तराधिकारी नवाब वजीर कहलाने लगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1765 में इलाहाबाद की संधि किन के मध्य हुई थी? हमने देखा था, वो पहले भी हमने पढ़ लिया है और अभी भी हम आगे इसको कंटिन्यू देख रहे हैं कि इलाहाबाद की जो संधि है किन के मध्य हुई। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, शाह आलम, बलवंत सिंह, नहीं ये गलत है, बलवंत सिंह नहीं थे। ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर, शुजाउद्दौला, ये भी गलत है क्योंकि एक और था, मीर जाफर नहीं था। ऑप्शन बी मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव, नाजिम-उद-दौला, ये भी नहीं था, ये भी गलत है, नाजिम-उद-दौला भी नहीं था और ना मीर कासिम था। ऑप्शन डी शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला, ये तीन बंदों के बीच क्या हुई थी? इलाहाबाद की जो 1765 में संधि हुई वो शाह आलम, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के मध्य हुई थी। ये क्वेश्चन आया हुआ पीजीटी री एग्ज़ाम परीक्षा 2013 में। आगे देखते हैं। ये आगे कह रहा है क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। अभी क्लाइव ने 12 अगस्त 1765 को मुगल सम्राट शाह आलम से संधि की, जिसे इलाहाबाद की पहली संधि के नाम से जाना जाता है। 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई, जिसे इलाहाबाद की संधि के नाम से जाना जाता है। इसमें इसमें किसके मध्य हुई? तो अभी देखा हमने शाह आलम द्वितीय, रॉबर्ट क्लाइव और शुजाउद्दौला, इन तीनों के मध्य हुई। आगे देखते हैं जिसकी शर्तें क्या थी। इस जो संधि की शर्तें क्या हुई कि कंपनी बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई। कंपनी को, कौन सी कंपनी? अंग्रेजी कंपनी को। सम्राट शाह आलम के लिए इलाहाबाद यानी वर्तमान जो प्रयागराज में है तथा कड़ा के जिले एवं कंपनी द्वारा प्रतिवर्ष 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देने की क्या की गई? व्यवस्था की गई। और 16 अगस्त 1765 को दूसरी संधि हुई, जिसे इलाहाबाद की दूसरी संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? इलाहाबाद की दूसरी संधि के रूप में जाना जाता है।
और इस संधि की शर्तें क्या थी कि नवाब ने इलाहाबाद व कड़ा के जिले शाह आलम को देने का वायदा किया और युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए उसने कंपनी को 50 लाख रुपए भी देने का वायदा किया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि अमृतसर की संधि अगला क्वेश्चन है कि अमृतसर की संधि रंजीत सिंह ने किसके बीच की। ये पूछ रहा है कि जो अमृतसर की संधि है रंजीत सिंह और किसके बीच हुई। तो ऑप्शन ए सर चार्ल्स मेटकेफ, ऑप्शन बी लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन सी विलियम बेले, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो जब अमृतसर की संधि हुई उस समय सर चार्ल्स मेटकेफ थे जो रंजीत सिंह और सर चार्ल्स मेटकेफ के साथ हुई। इसके बारे में अमृतसर की संधि के बारे में थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि अमृतसर की संधि 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि चार्ल्स मेटकॉफ के बीच हुई। इस समय लॉर्ड मिंटो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल थे। जब ये अमृतसर की संधि हुई उस समय जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे। इस संधि के द्वारा सतलज नदी के पश्चिम में पंजाब राज का शासक रणजीत सिंह तथा सतलज के पूर्व की पंजाब की रियासतें कंपनी को क्या हुई, प्राप्त हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस भारतीय शासक ने अपने अधिकारियों एवं सिपाहियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया। कौन सी पद्धति? महादारी। ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी हैदराबाद का निजाम, ऑप्शन सी राजा रंजीत सिंह, ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह ने महादारी पद्धति को अपनाया था। ऑप्शन इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। राजा रणजीत सिंह 1780 से 1839 ने अपने अधिकारियों को वेतन देने के लिए महादारी पद्धति को अपनाया। कौन सी पद्धति? महादारी पद्धति को अपनाया। रणजीत सिंह ने सेना को 2 भागों में बांटा, फौज ए खास एवं फौज ए बेकवायद। फौज ए खास, फौज ए बेकवायद। अपनी सेना के प्रशिक्षण के लिए उन्होंने क्या किया? अलर्ट और वेंचुरा नामक यूरोपीय अधिकारियों को नियुक्त किया। किनको नियुक्त किया? जो कंपनी का प्रशिक्षण देने के लिए किसको नियुक्त किया? अलर्ट को और वेंचुरा को, जो यूरोपीय अधिकारी थे। पंजाब दौरे के समय लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह के घुड़सवारों को संसार की सबसे सुंदर फौज कहा था। रणजीत सिंह थे, जो घुड़सवारों को संसार की सबसे सुंदर फौज किसने कहा था? तो ये लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह के घुड़सवारों को क्या कहा कि संसार की सबसे सुंदर फौज है। अब क्वेश्चन देखते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह अधोलिखित में से किससे भेंट किए बताए जाते थे? ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन सी जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स, ऑप्शन डी विलियम बेंटिक्स है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा विलियम बेंटिक्स। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं डिटेल में। अक्टूबर 1831 ईस्वी में विलियम बेंटिक महाराजा रणजीत सिंह को रोपड़ के स्थान पर मिला। कौन? विलियम बेंटिक थे, वो महाराजा रणजीत सिंह को रोपड़ के स्थान पर मिला था और उसने रणजीत सिंह से मित्रता की संधि की। किसने? विलियम बेंटिक ने। किससे? रणजीत सिंह से। आगे देखते हैं किसके शासनकाल में, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ गए हम कि किसके शासनकाल में फकीर अजीज उद दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे। फकीर अजीज उद दीन विदेश मंत्रालय के प्रभारी थे। कौन थे? ऑप्शन ए बहादुर शाह, ऑप्शन बी रणजीत सिंह, ऑप्शन सी टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी महादजी सिंधिया। तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी रणजीत सिंह थे इस टाइम
यहाँ के विदेश मंत्रालय के प्रभारी। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रणजीत सिंह पंजाब का उदार शासक था। कौन पंजाब का उदार शासक कौन था? रणजीत सिंह। वह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में सर्वप्रिय था। अब फ़कीर अजीज उद दीन उसका विदेश मंत्री था। विदेश मंत्री कौन था? फ़कीर उज दीन उसका विदेश क्या था? विदेश मंत्री था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। जो राणा रणजीत सिंह थे, विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर किससे प्राप्त किया था? ऑप्शन ए नादिर शाह से, ऑप्शन बी जमान शाह से, ऑप्शन डी दोस्त मोहब्बत से, ऑप्शन डी शाह शुजा से। ऑप्शन सी दोस्त मोहब्बत से, ऑप्शन डी शाह शुजा से। तो जो राजा रणजीत सिंह ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था वो शाह शुजा से प्राप्त किया था। अब इसके बारे में देखते हैं। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली का पौत्र यानी नाती शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा। जो 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली था, जो जिसका पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो वही अहमद शाह अब्दाली का पौत्र यानी ये पोता जिसे बोलते हैं शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1819 में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। जो उसका भाई था महमूद ने उसको हटा करके अपना खुद कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए यही अवसर था इस अवसर का फायदा उठाकर शाह शुजा ने काबुल का राज प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर यानी कोह ए नूर यानी हीरा का भेंट किया। किसका? कोहिनूर हीरा। कोह ए नूर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कोह ए नूर। क्या बोलते हैं? कोह ए नूर हीरा क्या क्या भेंट किया। अगला क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं कि 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज ए खास का गठन किसने किया था? किसका गठन? फौज ए खास का गठन किसने किया था? ऑप्शन ए वेंचुरा कोर्ट ने, ऑप्शन बी अलर्ड और गार्डनर ने, ऑप्शन सी वेंचुरा ऑलर्ड ने, ऑप्शन डी गार्डनर और एबिटे वाइल्ड ने। तो ये ऑप्शन आपका वेंचुरा और अलर्ड ने फौज ए खास का गठन किया था। किसका? फौज ए खास का गठन किसने किया था? वेंचुरा और अलर्ड ने। अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं डिटेल में कि 1822 में महाराजा रणजीत सिंह की आदर्श सेना में फ्रांसीसी सैन्य टुकड़ी फौज ए खास का गठन वेंचुरा और अलर्ड ने किया था। रणजीत सिंह की सेना की 2 भागों में विभक्त थी, फौज ए खास और फौज ए बेकवायद। फौज ए खास को घुड़सवार, पैदल व तोपखाने में विभक्त किया गया था। किसको? फौज ए खास को घुड़सवार, पैदल व तोपखाने में विभक्त किया गया था। नियमित घुड़सवारों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षण हेतु फ्रांसीसी सेनापति अलर्ड को नियुक्त किया गया था। घुड़सवारों को जो प्रशिक्षण देना था यूरोपीय ढंग से, वो किसको? कौन सा फ्रांसीसी था? वो अलर्ड को नियुक्त किया गया था। जब इटालियन सेनापति वेंचुरा को पैदल सेना के प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया गया, जबकि किसको? इटालियन सेनापति वेंचुरा को पैदल सेना को प्रशिक्षण देने के लिए क्या किया गया? नियुक्त किया गया था। लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह के घुड़सवारों को देखकर क्या कहा था? कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है। अगर ऑप्शन में आ जाए कि यह संसार की सबसे सुंदर फौज है, यह किसका कथन था? तो आपको लॉर्ड ऑकलैंड को याद रखना है। लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह की सेना को देख करके, घुड़सवार सेना को देख करके यह कहा था कि यह संसार की सबसे सुंदर
फौज है। आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि किन दो ब्राह्मण भाइयों ने रणजीत सिंह के शासनकाल में सिख धर्म अपनाया था? ऑप्शन ए अतर सिंह लहना, ऑप्शन बी कुशाल सिंह तेज सिंह, ऑप्शन सी सुचित सिंह हीरा सिंह, ऑप्शन डी ध्यान सिंह मोहन सिंह। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा अंतर सिंह लहना सिंह। अंतर सिंह लहना सिंह दो ब्राह्मण थे जिन्होंने सिख धर्म को अपनाया था। किसके समय? रणजीत सिंह के शासनकाल में। अब आगे क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि महाराजा रणजीत सिंह ने 1780 से 1839 ईस्वी तक सिख साम्राज्य के राजा थे। कौन? महाराजा रणजीत सिंह सिख साम्राज्य के क्या थे? राजा थे, जिन्होंने न केवल पंजाब को एक सख्त सूबे के रूप में एकजुट रखा, बल्कि अपने जीवन काल में अंग्रेजों को अपने साम्राज्य के पास भी भटकने नहीं दिया। वह धर्म दृष्टि से उदार था, किसी को धर्म थोपा नहीं। उसके शासन में अंतर सिंह और लहना सिंह ने सिख धर्म को क्या किया था? अपनाया था। उसने किसी भी धर्म को जबरदस्ती किसी पर थोपा नहीं है। इस समय जो सिख धर्म के जो अपनाया था तो ये थे लहना सिंह और अंतर सिंह। कौन थे? लहना सिंह, अंतर सिंह दो व्यक्ति थे जिन्होंने सिख धर्म को ब्राह्मण थे जो जिन्होंने सिख धर्म को क्या किया था? अपनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस विदेशी ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? किस विदेशी महाराजा ने रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की है? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा लेपेन ग्रिफिन, ऑप्शन बी विक्टर जैके मॉन्ट, ऑप्शन सी कोड, ऑप्शन डी प्रयत्न से कोई नहीं। यहाँ ऑप्शन तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। तो डिटेल में क्या कह रहा है कि रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर में हुआ था। कब हुआ? जन्म 13 नवंबर 1780 को। कहाँ? सुकरचकिया मिसल के मुखिया थे महासिंह के घर में हुआ था। रणजीत सिंह एक आकर्षक व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। रणजीत सिंह के उपलब्धियों का मूल्यांकन करते हुए फ्रांसीसी पर्यटक विक्टर जाकोमा ने उसका तुलना किससे किया? नेपोलियन बोनापार्ट से की थी। वह कहता है कि रणजीत सिंह अपना उद्देश्य प्राप्त करने के लिए धोखा और शक्ति का प्रयोग करता था। क्या करता था? धोखा और शक्ति का प्रयोग करता था, किंतु वह निर्दयी और रक्त प्यासा नहीं था। वह निर्दयी और रक्त प्यासा नहीं था, लेकिन धोखा और शक्ति का प्रयोग करता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बक्सर के युद्ध में अवध का एक नवाब भी पराजित हुआ था। वह था जो बक्सर के युद्ध में एक नवाब था जो पराजित हुआ था, वह कौन था? ऑप्शन ए अमीर उद्दीला, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन डी अमीन उद्दौला, ऑप्शन डी वसीउद्दौला। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, जो अवध का एक नवाब था जो पराजित हुआ। आगे देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा कि 22 अक्टूबर 1764 को 3 भारतीय शक्तियाँ बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने बिहार के बक्सर नामक स्थान पर पराजित कर दिया। जो बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर के युद्ध में एक तरफ थे अंग्रेज और जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ थे 3 लोगों की सेना थी, शुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय। इन तीन लोग एक तरफ थे, जिसमें बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना ने बिहार के बक्सर युद्ध के नामक स्थान पे इनको तीनों को क्या किया? पराजित कर दिया। फिर क्या होता है कि भारत में वास्तविक रूप से ब्रिटिश प्रभुसत्ता की स्थापना बक्सर युद्ध में विजय के बाद हुई। यानी जो बक्सर के युद्ध हुआ उसमें निर्णायक ये हुआ, मैंने अंग्रेज लोग जीत गए और उसमें जीतने के बाद ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हो गई।
फिर 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद नजूम-उद-दौला को बंगाल का क्या किया, नवाब बना दिया। बंगाल में अंग्रेज द्वारा 1765 से 1772 तक द्वैध शासन स्थापित किया गया। यानी बंगाल में क्या किया गया, द्वैध शासन स्थापित किया गया, जो 1765 से 1772 तक रहा। फिर पोर्टो नोवो, और क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाते हैं कि पोर्टो नोवो में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था। ऑप्शन ए निज़ाम, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव प्रथम। तो यहाँ पे अपना डिटेल में देखते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1780 से 1784 के दौरान 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ। किससे, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जो 1780 से 1784 के दौरान 1781 में हैदर अली का सामना कौन कर रहा था, अंग्रेज के जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टो नोवा 1 जुलाई 1781 यानी पुल्ली लूर तथा सोलिंगपुर में हैदर अली को परास्त किया। जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ जिसमें से किसको पराजित कर दिया, हैदर अली को। और 1782 में हैदर अली की क्या हो जाती है, मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष को जारी रखा। यानी हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। इसके बाद इस जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था उसको किसने संभाला, फिर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया। फिर अतः मंगलौर की संधि हुई जो 1784 में हुई। द्वितीय आंग्ल मैसूर का युद्ध का क्या हुआ, समापन हो गया। ये जो मंगलौर की संधि हुई, इसी संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का क्या हो गया, समापन हो गया। आगे देखते हैं, आगे है कि 26 क्वेश्चन में कह रहा है कि कौन सा मैसूर युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ। अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी चतुर्थ, ऑप्शन डी द्वितीय। ये ऑप्शन डी हो जाएगा द्वितीय युद्ध से ही तो द्वितीय युद्ध में ही टीपू सुल्तान के मध्य और अंग्रेजों के मध्य कौन सी संधि हुई, मंगलौर की संधि। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 1784 के समाप्ति पे मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुई, जिसके आधार पर दोनों पक्षों ने एक दूसरे का भूभाग वापस करने के लिए वचन दिया। और इस दौरान गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। इस समय जो गवर्नर जनरल था वो कौन था, वारेन हेस्टिंग्स था। द्वितीय क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाते हैं कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई। ऑप्शन ए मंगलौर की संधि से, ऑप्शन बी मद्रास की संधि से, ऑप्शन सी श्रीरंगपट्टनम की संधि से, ऑप्शन डी टीपू सुल्तान की मृत्यु से। तो अभी हमने पढ़ा है जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई जो मंगलौर की संधि से हुई। ये मंगलौर की संधि कब हुई, 1784 में। अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 में कह रहा है कि पोर्टो नोवा में निम्नलिखित में कौन पराजित हुआ था। तो ऑप्शन ए निजाम, ऑप्शन बी टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी हैदर अली, ऑप्शन डी पेशवा बाजीराव। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें हैदर अली थे जो पराजित हो गए थे अंग्रेजों से, और वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। 1782 में हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 7 दिसंबर 1782 ईस्वी को पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित था। घायल होने के कारण हैदर अली की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अभी बताया ना कि 7 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है आंग्ल मैसूर के युद्ध में। अब इसके आगे जो संचालन इस युद्ध का संचालन कौन करता है, फिर टीपू सुल्तान करता है। हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान ने ये युद्ध जारी रखा। जो हैदर अली था, हैदर अली का बेटा टीपू सुल्तान था जिसने इस युद्ध को क्या किया, आगे बढ़ाया। अंग्रेजों ने प्रशासनिक हतोत्साहन के कारण टीपू के साथ 1784 में क्या कर ली, मंगलौर की संधि कर ली, जिससे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। नहीं, समाप्त करने की क्या कर दिया गया, घोषणा कर दिया गया। 1749 ईस्वी में हैदर अली ने एक समान सैनिक यानी दलवाय के रूप में जीवन प्रारंभ किया था। किसके रूप में, सैनिक दलवाय के रूप में। फिर हैदर अली ने शम्स उल मुल्क
और अमीर उद दौला की उपाधियां धारण किया था। अगर ऑप्शन में कहीं पूछ ले कि हैदर अली ने कौन कौन सी उपाधि धारण की थी, तो ये थी शम्स उल मुल्क की और अमीर उद दौला की। 2 उपाधियां उसने धारण की। किसने? हैदर अली ने। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 29 में। कम से कम हमें आज 50 क्वेश्चन से ऊपर ही करना है। तो निम्नलिखित में से किसके विषय में कहा जाता है कि उसने अपने राज्य में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया? तो ऑप्शन ए टीपू सुल्तान, ऑप्शन बी बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी रणजीत सिंह, ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। तो यहाँ ऑप्शन ये हो जाएगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को ही कहा जाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। किसने? टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया। यहाँ के एक जैकोबिन क्लब की की स्थापना की। किसने? टीपू सुल्तान ने यहाँ एक जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। टीपू सुल्तान ने अपनी इस राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। किसका? फ्रांस और मैसूर की मैत्री का स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने अपनी समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने के लिए ईरान, कुस्तुनिया, अफगानिस्तान और फ्रांस में दूत मंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की की स्थापना की। आधुनिक रीति रिवाज से किसकी? दूतावासों की स्थापना की और अपनी मैत्री संबंध बनाने के लिए ईरान, कुस्तुनिया, अफगानिस्तान और फ्रांस में क्या किया? दूत मंडल भेजे। अब आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में आ जाते हैं कि निम्नलिखित में से मद्रास का वह गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान में मंगलौर की संधि की थी। तो जो मंगलौर की संधि हुई थी उस टाइम मद्रास का गवर्नर कौन था, ये पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा था ऑप्शन ए लॉर्ड हैरिस, ऑप्शन बी लॉर्ड हैमिल्टन, ऑप्शन सी लॉर्ड मैकार्टनी, ऑप्शन डी लॉर्ड स्टीफेंस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड मैकार्टनी। आगे देखते हैं, इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा क्या कह रहा है। लॉर्ड मैकार्टनी मद्रास का वह गवर्नर था जिसने टीपू सुल्तान को मंगलौर की संधि की थी। तो टीपू सुल्तान की संधि किसके साथ हुई थी? लॉर्ड मैकार्टनी के साथ। फिर दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा तथा अतः मंगलौर की संधि 1784 में हो गई, जिससे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समापन हो गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन नामक क्लब की स्थापना की। तो टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी बनाया? राजधानी बनाया और यहाँ पर एक जैकोबिन नामक क्लब की स्थापना की। टीपू ने ईरान, अफगानिस्तान तथा आदि जगहों पर किया? दूत मंडल भेजे मैत्री संबंध स्थापित करने के लिए और आधुनिक के रीति रिवाज से दूतावासों की स्थापना की। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 31 क्वेश्चन बोल रहा है कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है। लॉर्ड वेलेस्ली का यह कथन किस आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? कह रहा है कि अरब पूर्व का साम्राज्य हमारे कदमों में है। किसने बोला था? लॉर्ड वेलेस्ली ने। यह कथन कौन से आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित है? ऑप्शन ए प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ये हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। यानी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड वेलेस्ली था। तो 1799 ईस्वी में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के सफलता के बाद गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने दम्भ भरे शब्दों में कहा कि अब पूरब का साम्राज्य हमारे कदमों में है, क्योंकि जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर में अंग्रेजों की हुई? सफलता हुई, जिसका गवर्नर कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में देख लेते हैं कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी तक रहा
और अंत में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई जो 1792 ईस्वी के द्वारा हुआ। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ जो 1792 ईस्वी में हुई। फिर कॉर्नवालिस ने श्रीरंगपट्टनम की इस संधि पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाया, बिना ही अपने शत्रु को कमजोर कर दिया। क्या कहा? जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस के बीच श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई और श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद कॉर्नवालिस ने कहा कि हमने अपने मित्रों को अधिक शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कमजोर कर दिया। क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में श्रीरंगपट्टनम यानी श्रीरंगपट्टनम भी बोलते हैं, श्रीरंगपत्तन की संधि श्रीरंगपत्तन भी बोलते हैं कि संधि ब्रिटिश व किस अन्य शक्ति के बीच हुई। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई वो किसके बीच हुई? ऑप्शन ए हैदर अली, ऑप्शन बी डुप्लेक्स, ऑप्शन सी आ जाते हैं। ऑप्शन सी में कह रहा है टीपू सुल्तान, ऑप्शन डी नंजराज। तो ये हो जाएगा टीपू सुल्तान। जो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई इसमें टीपू सुल्तान था, इसमें भी टीपू सुल्तान था। जो 1782 में संधि हुई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध उसमें भी टीपू सुल्तान ही था, जो मंगलौर की संधि हुई। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? क्वेश्चन पूछ रहा 33 कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण था। ऑप्शन ए टीपू द्वारा दरबार से अंग्रेजी रेजिडेंट हटा दिया जाना, ऑप्शन बी टीपू का फ्रांसीसियों से गठबंधन, ऑप्शन सी अंग्रेजी की मैसूर हड़पने की तीव्र इच्छा, ऑप्शन डी टीपू द्वारा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार न करना। तो ये हो जाएगा कि जो टीपू ने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, इसलिए चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? कि टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसके बारे में डिटेल में देखते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। डिटेल में क्या है कि जो 1799 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। टीपू ने इस प्रस्ताव को क्या किया? अस्वीकार कर दिया। जो लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 में टीपू सुल्तान के पास सहायक संधि का क्या प्रस्ताव भेजा, लेकिन टीपू सुल्तान ने क्या किया? अस्वीकार कर दिया, स्वीकार नहीं किया। तो 1799 में मैसूर राज्य पर वेलेस्ली ने क्या किया? आक्रमण कर दिया। 1799 में जब उसने अस्वीकार कर दिया सहायक संधि पर प्रस्ताव को, तो 1799 में लॉर्ड वेलेस्ली ने आक्रमण कर दिया मैसूर पर। फिर अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में देखते हैं कि अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में दुर्ग द्वार पर लड़ता हुआ मारा गया है। जो टीपू सुल्तान है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मारा जाता है, लड़ते हुए मारा जाता है। मैसूर का राजा वाडियार वंश के 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को बनाकर मैसूर पर सहायक संधि लाद दी गई। क्या किया गया कि जब टीपू सुल्तान मर गया तो उसके बाद जो मैसूर का राजा वाडियार वंश था, जो 2 वर्षीय बालक था जिसका नाम था कृष्णराज, तो उसको मैसूर की सहायक संधि दे दी गई, मतलब उसके ऊपर लाद दी गई, मतलब उसको सहायक संधि स्वीकार करने के लिए तैयार किया गया, वो स्वीकार कर ली। फिर कुशासन के कारण 1831 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने मैसूर को कंपनी के सीधे शासन में ले लिया। यानी कि कुशासन का आरोप लगाया किसने? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, और 1831 में मैसूर को अपने सीधे शासन में क्या किया? ले लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किसने टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की? जो त्रिपक्षीय संधि है टीपू सुल्तान और कौन सा निजाम था जिनके त्रिपक्षीय संधि क्या हुई? संपन्न हुई। तो क्वेश्चन नंबर ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन डी जॉनसोर। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं कि लॉर्ड जो कॉर्नवालिस था वो 1786 से 1793 ईस्वी तक रहा।
इसी टाइम टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न की गई। 1700 जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था 1786 से 1793 तक रहा और टीपू सुल्तान के विरुद्ध निजाम एवं मराठों के साथ त्रिपक्षीय संधि संपन्न हुई। फिर है कि इस युद्ध में कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना की बागडोर संभाली थी। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इस युद्ध की क्या की? बागडोर संभाली। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा हुई जो 1792 में हुई और मंगलौर की संधि 1782 में हुई। टीपू सुल्तान को अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को तथा उनके साथियों निजाम को क्या करा? देना पड़ा। टीपू सुल्तान को क्या करना पड़ा कि जो आधा भाग है राज्य का, जो आधा भाग है अंग्रेजों को देना पड़ा और उनके साथी जो निजाम मराठा थे उनको देना पड़ा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 पे है। 35 में कह रहा है कि किस युद्ध के बाद, क्या कह रहा है कि किस युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को सहायक राज बनाने के लिए बाध्य किया गया? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें से टीपू सुल्तान को सहायक राज बनाने के लिए बाध्य किया गया कि यानी आधा आधा हमें साझा रखेगा। ठीक है, तो इसके बारे में डिटेल में देखते हैं कि जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद टीपू सुल्तान को सहायक राज बनाने के लिए बाध्य किया गया। 1792 की पराजय के बाद टीपू सुल्तान ने फ्रांस, कुस्तुतुनिया और अफगानिस्तान के शासकों के साथ क्या किया? इस अभिप्राय से संधि का प्रयास किया था। भारत से अंग्रेजों को निकाल दिया जाए। वेलेस्ली टीपू द्वारा आश्रित संधि के अस्वीकार को इस युद्ध का कारण बना लिया। क्या किया? जो वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को सहायक संधि के लिए प्रस्ताव भेजा था तो टीपू सुल्तान ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस कारण तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो यही हुआ था कि जो वेलेस्ली ने कहा कि हमारे जो सहायक संधि है उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लो, लेकिन टीपू सुल्तान ने नहीं स्वीकार किया, इसलिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हो गया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हो गया, तृतीय नहीं चतुर्थ। फिर कह रहा है कि किस युद्ध के बाद मैसूर का टीपू सुल्तान सहायक राज बनाने के लिए बाध्य किया गया? अभी हमने पढ़ा, ये था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें हार गया था ना टीपू सुल्तान। तो तभी लॉर्ड विलियम ने मैसूर को कंपनी के साथ सीधे शासन में ले लिया और राज्य को साथ में यानी बाध्य किया, राज्य साथ में बनाने के लिए बाध्य किया गया। तो चलो दोस्तों, आज हम अपनी क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद। अगली क्लास हम देखेंगे 1857 की क्रांति एवं अन्य विद्रोह जो हुए इसके बारे में हम कल डिटेल से क्वेश्चन करेंगे। अभी आज हमने पढ़ा पंजाब, मैसूर और बंगाल के बारे में जाना। तो थैंक यू, धन्यवाद। प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर बनाएं। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।